हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब हम लोग देख रहे थे। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो देखा था ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज जो पढ़ेंगे वो होंगे लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। ठीक है, जैसे कि सपोज आपके पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, तो दोनों चार्जेस क्या है, अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक, दोनों सेम नहीं है, दोनों का नेचर ऑपोजिट है। तो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को इस डायरेक्शन में खींचेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव को इस डायरेक्शन में खींचेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर 2 जो प्रॉपर्टी है वो क्या था, सपोज लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस मतलब दोनों ही सपोज पॉजिटिव है, इस केस में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे और ये इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो दोनों के बीच में क्या होंगे, रिपल्सिव फोर्स होंगे। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हुआ तो भी क्या होंगे, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। तो नंबर 3 प्रॉपर्टी जो देखा था वो क्या है, नंबर 3 प्रॉपर्टी था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज की प्रॉपर्टी है इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्जेस को सिंपली एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज एक चार्ज है 5 कूलम, ओके, और एक चार्ज है -3 कूलम। तो हम लोग दोनों का टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और आंसर कितना आ जाएंगे, 2 कूलम आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर नंबर 4 प्रॉपर्टी जो देखा था वो क्या था, नंबर 4 प्रॉपर्टी था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैंने एग्जांपल लेके अच्छे से समझाया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। देखो, सपोज आपके पास 10 रुपया का एक नोट है, ओके, तो वो नोट जल जाता है, बर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये नोट बर्न हो जाता है। ओके, तो और एक केस लेते हैं। दूसरा केस में क्या है कि वो जो 10 रुपया नोट है ये सपोज आपने खर्च कर दिया, मतलब ये दुकानदार के पास गया, ओके, शॉपकीपर के पास गया, खर्च कर दिया, कुछ खरीदा तो शॉपकीपर को दे दिया। तो दोनों केस में क्या हुआ, एक केस में ये नोट बर्न हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। ओके, तो इस नोट को तुम रिकवर नहीं कर पाओगे, ये डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो फिर ये जो शॉपकीपर के पास गया ये तो दुनिया में है, अवेलेबल अभी, है ना, तो ये तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ओके, तो ये जो केस है जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया इसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव केस, यानी नॉन कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्व नहीं है। तो यहाँ पे जो ये शॉपकीपर वाला केस है, यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारी पॉकेट से शॉपकीपर की पॉकेट पर ट्रांसफर हो गया चार्ज। ठीक है, तो ट्रांसफर होना और यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो ये जो केस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव केस, और बोल सकते हैं कंजर्वेशन। ठीक उसी तरह चार्ज क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ओके, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होते हैं, मतलब इन टोटल जितना चार्ज होंगे एक सिस्टम के अंदर उतना ही चार्ज वहाँ पे होंगे। ठीक है, एवरी टाइम यू चेक इट, वहाँ पे उतना ही चार्ज मिलेंगे उस सिस्टम के अंदर। तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक क्या हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो मतलब क्या है, चार्ज क्वांटाइज होता है। ओके, तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल लेके कि क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग होता क्या है, ओके, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो बुक में तुम लोगों को वो सब एक फॉर्मूला मिल जाएंगे। फॉर्मूला बेसिकली ये होता है Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे आया, ओके, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, मतलब बैकग्राउंड चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। ओके, देखो, मान लो मैं तुमको ये तुम हूँ, ओके, मैं ये हूँ, मैं तुमको
एप्पल देना चाहता हूँ, ओके, क्या देना चाहता हूँ, एप्पल, आईफोन वाला नहीं, ओके, खाने वाला एप्पल। तो देखो मैं तुमको एप्पल देना चाहता हूँ, तुम एप्पल लोगे। अगर मैं एक एप्पल दूँ, 2 एप्पल दूँ, 3 दूँ, तो तुम पूरा लोगे, 50, 100 दूँ, लोगे तुम। अगर मैं एक एप्पल और आधा काट के दिया, ओके, मतलब एक एप्पल का एक टुकड़ा काट के आपको दिया, ओके, तो तुम क्या लोगे, उस एप्पल को नहीं लोगे, ओके। तो तुम्हारा जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि एक टुकड़ा या एक एप्पल का आधा या कुछ हिस्सा काट के दिया तो तुम नहीं लोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंडीशन है, फाइन। सपोज मैंने तुमको क्या किया, 2 एप्पल दिया, ओके, और आधा एप्पल दिया, मतलब 2.5 एप्पल दिया, ठीक है, तो तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, ओके। तो किस तरह से देने पर तुम एक्सेप्ट करोगे, अगर मैं 1 2 3 4 5 50 1000 100 1 लाख इस तरह से दूँ तो तुम एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक दूँ तो तुम एक्सेप्ट करोगे। तो ये जो नंबर्स है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n, ठीक है। तो n मतलब क्या, इंटीजर्स जो 1 2 3 4 इस तरह से होंगे, ठीक है। तो तुमने कंडीशन क्या दिया कि अगर डेसिमल में दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करोगे। डेसिमल मतलब एक टुकड़ा, एक हिस्सा, कुछ इस तरह से दिया तो एक्सेप्ट नहीं करोगे। सपोज मैंने 10 एप्पल दिया, उसके साथ थोड़ा सा एक टुकड़ा भी दे दिया, ऐसा नहीं होगा कि आप 10 एप्पल्स को एक्सेप्ट करोगे फिर वो जो टुकड़ा है उसे रिजेक्ट करोगे, इस तरह से नहीं, ठीक है। तो तुम पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसको रिजेक्ट कर दोगे, ये तुम्हारा कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो तुम वैल्यूज एक्सेप्ट करोगे, हाँ, ये जो वैल्यूज एक्सेप्ट करोगे इसे क्या बोलोगे, क्वांटाइज्ड वैल्यू बोलोगे, ठीक है। अगर मैं 2.5 दिया, इस तरह से दिया तो ये क्वांटाइज्ड नहीं है। तो क्वांटाइज्ड वैल्यूज मतलब क्या, इस तरह से देने से उसे हम बोलेंगे क्वांटाइज्ड वैल्यूज, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है, एकदम इजी है। देखो सपोज आप गए दुकानदार के पास, ठीक है, तो दुकान जाके कुछ खरीदना है, क्या मान लेते हैं कुछ पेन पेंसिल खरीदना है, ठीक है, पेंसिल खरीदना है। तो दुकानदार को जाके पूछा कि मुझे 1 पेंसिल दो, ओके, दुकानदार देगा। 2 पेंसिल दो, 3 पेंसिल दो या 4 पेंसिल दो, जितना मांगोगे उतना देगा। अगर अब दुकानदार को जाके पूछा कि मुझे 5.2 पेंसिल दो या 6 पेंसिल और आधा पेंसिल दो, 6.5 है ना, 4 6, तो इतना पेंसिल क्या दुकानदार दे पाएगा आपको, नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अमाउंट अवेलेबल नहीं है दुकान में, ठीक है, नॉट अवेलेबल। तो दुकानदार तुमको इस तरह से पेंसिल नहीं दे पाएगा, ओके। किस तरह से दे पाएगा, अगर 1 पेंसिल या 2 पेंसिल 3 4 इस तरह से, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, इसको क्या बोला मैंने, n बोला है ना। तो अगर अब दुकानदार को जाके n पेंसिल्स मांगो तो दुकानदार आपको देगा। क्यों, क्योंकि इस क्वांटिटी, ये जो अमाउंट आप मांग रहे हो ये क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ओके, वो अवेलेबल है दुकान में और इसी कारण दुकानदार आपको दे पाएगा, फाइन, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, ठीक है। सपोज एक बॉडी है, फाइन, सपोज एक बॉडी है, उस बॉडी को आप चार्ज देना चाहते हो, ओके। तो बॉडी को चार्ज देना चाहते हो, बॉडी एक्सेप्ट कब करेंगे उसका भी एक कंडीशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग कंडीशन को देख लेते हैं कि किस कंडीशन में अगर बॉडी को चार्ज दिया जाए तो बॉडी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो बॉडी क्या बोल रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है, ओके, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक्चुअल में यहाँ पे -1.6 होता है। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड पकड़ रहे हैं तो माइनस को नहीं लिख रहे, फाइन। तो बॉडी क्या बोल रहे हैं कि अगर बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उतना चार्ज दिया जाए तो बॉडी एक्सेप्ट करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया, 1 इलेक्ट्रॉन का दिया गया, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक की जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है वो अगर दो तो बॉडी एक्सेप्ट करेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया जाए तो बॉडी एक्सेप्ट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उतना बॉडी को दिया जाए एक्सेप्ट करेगा। ठीक उसी तरह 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी
ओके, उतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया जाए तो बॉडी एक्सेप्ट करेगा। तो बॉडी का कंडीशन हमें समझ में आया। ओके, तो 1 2 3 4 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं ना। तो एन ई चार्ज अगर बॉडी को दिया जाए तो बॉडी एक्सेप्ट करेगा। तो एन क्या है, एन मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो बॉडी का या बॉडी का जो कंडीशन है उसको हम लोगों ने अभी समझ लिया कि बॉडी चार्ज तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर वो अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन की चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, तो इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, इंटीग्रल वर्ड कहाँ से आया, इंटीजर से। ठीक है, तो इंटीजर कौन है, 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स का मल्टीपल अगर हुआ, ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर बॉडी को इस तरह से चार्ज दिया जाए तो बॉडी क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसे। ओके, तो यहाँ पे बॉडी को एन ई चार्ज देने के बाद बॉडी पे एक चार्ज दे जाएंगे, टोटल चार्ज। क्या हमें मालूम है टोटल चार्ज कितना है, सपोज नहीं मालूम है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट द टोटल चार्ज बी क्यू। ठीक है, तो क्यू बॉडी पे टोटल चार्ज आ गया, फाइन। तो चार्ज का सिंबल होता है क्यू, है ना। तो देखो इसको हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि टोटल चार्ज जितना होगा, कितना होगा, जितना तुमने चार्ज दिया एन ई, है ना। तो Q इज इक्वल टू एन ई, एक हमें फॉर्मूला मिल गया अभी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हर जगह पे तुम देखते रहते हो, ये इस तरह से निकाला जाता है या समझा जा सकता है। एक्चुअली इसका कोई डिराइवेशन होता नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटली इसे वेरीफाई किया गया कि बॉडी पे कितना चार्ज होंगे, इतना चार्ज होंगे, कितना, एन ई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मल्टीपल होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है, यहाँ पे 2.5 3.1 इस तरह से डेसिमल में नहीं लगा सकते हो, फाइन। तो ये जो फॉर्मूला मिला इसको हम क्वांटाइजेशन कंडीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। एग्जाम्स में ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला के आधार पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। ओके, JEE, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स, हर एग्जाम में लगभग इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से क्वेश्चंस आते ही। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक चीज समझा दूँ कि यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा मैंने, ओके, तो ये चार्ज नेचर में फाउंड सबसे छोटा चार्ज है। ओके, स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन नेचर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन नेचर। लेकिन ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो क्यों करेक्ट नहीं है, देखो ये जो प्रोटॉन है, ओके, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है इसका चार्ज होता है पॉजिटिव। तो प्रोटॉन का चार्ज जितना है इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज उतना है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होंगे, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रोटॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो देखो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को तोड़ा जा सकता है। ओके, 3 क्वार्क्स मिलता है प्रोटॉन को ब्रेक करने के बाद, 1 क्वार्क, 2 क्वार्क, 3 क्वार्क। ठीक है, अप डाउन अप इस टाइप का क्वार्क होता है, ये टाइप्स में नहीं जाते हम लोग। तो तुम लोग यहाँ पे ऐसे समझ लो कि प्रोटॉन को तोड़ने के बाद, ब्रेक करने के बाद हमें 3 क्वार्क्स मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, क्वार्क्स, QUARKX। ओके, तो ये जो क्वार्क्स मिला हमें, एक क्वार्क का चार्ज कितना होंगे, ये जो चार्ज है इसको तुम 3 से भाग दे दो, डिवाइड करो, तो 1 क्वार्क का चार्ज मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 क्वार्क का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज से भी स्मॉल है कि नहीं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, 1 क्वार्क का चार्ज कितना होंगे, इसका तुम 3 से डिवाइड करो। ठीक है, तो क्वार्क का चार्ज स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन हम लोग इसे स्मॉलेस्ट कंसीडर नहीं करते। हम लोग किसे स्मॉलेस्ट कंसीडर करते हैं, इसे। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वार्क को हम लोग इंडिपेंडेंटली नेचर में फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ये जो चार्ज है यही स्मॉलेस्ट चार्ज है जिसे इंडिपेंडेंटली नेचर में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड इन नेचर इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंट
ओके, तो इंडिपेंडेंटली। ओके फाइन। तो क्वार्क का जो चार्ज है या क्वार्क जो है उसको हम लोग अकेले इंडिपेंडेंटली नेचर में नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। तो इसी कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे स्मॉलेस्ट चार्ज बोलते हैं। फाइन, तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लो। हाँ, हो गया इसे। ओके, तो हम लोग अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है कि इससे ऐसे लिख सकते हैं, द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट electric charges occur in discrete amount instead of continuous amount, okay, is called quantization of charge। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। फाइन, तो देखो यहाँ पे डिस्क्रीट अमाउंट का मीनिंग क्या है। डिस्क्रीट मतलब जो अलग अलग वैल्यू में, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह से वैल्यूज आया ना, इसको हम लोग डिस्क्रीट बोल दिया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस अमाउंट क्या होता है फिर? कॉन्टिन्यूस अमाउंट वो होता है सपोज 1, 2, तो 1 के बीच में कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं? 1.1 है ना, 1.2 इस तरह से 1.3, 1.5 ऐसे वैल्यूज हो सकते हैं। तो इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। ओके, तो इस तरह से डेसिमल में नहीं आते हैं। ओके, जो कंडीशन है क्वांटाइजेशन का, वहाँ पे ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते। वहाँ पे क्या लगाना होगा? इंटीजर्स लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसे हम ऐसे बोलते थे कि Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने से हम लोगों का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग एक काम करेंगे, अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो होंगे, नहीं अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो NCERT बुक का, NCERT बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.2 है और 1.3 है, वो दोनों एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो आज एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ये जो 1.2 एग्जाम्पल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव के लिए। और जो 1.3 एग्जाम्पल है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चंस करने के बाद तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से हजम कर पाओगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप लोग इसे लिख लो, मैं इसको मिटा के वहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो हम लोग अभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैसे ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, अच्छे से गुड मार्क्स ला पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कैन ए बॉडी एक्सेप्ट एन अमाउंट ऑफ चार्ज, कैन ए बॉडी एक्सेप्ट एन अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज? 8 × 10⁻⁻18 बोल देते हैं, ठीक है, तो इतना कूलम्ब चार्ज। ओके, तो क्वेश्चन क्या है
कि आप एक बॉडी को इतना अमाउंट का चार्ज देना चाहते हो, ठीक है। तो ये है बॉडी, लेट्स से इस बॉडी को आप चार्ज देना चाहते हो कितना, 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। तो क्वेश्चन ये है कि क्या बॉडी इतना अमाउंट का चार्ज एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप वही जो क्वांटाइजेशन कंडीशन मिला था, वहाँ पे जो फॉर्मूला आया था, उस फॉर्मूला पे ये वैल्यूज को पुट कर दोगे, ठीक है। लेकिन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये जो बॉडी है, बॉडी चार्ज एक्सेप्ट कब करेगा। ओके, तो बॉडी चार्ज तभी एक्सेप्ट करेगा अगर वो अमाउंट ऑफ चार्ज क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो चार्ज अगर क्वांटाइज्ड है तो बॉडी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो हमें अभी क्या चेक करना है कि ये चार्ज क्वांटाइज्ड है कि नहीं। अगर हमें फाइंड हो गया है कि ये चार्ज क्वांटाइज्ड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी ये चार्ज, इस अमाउंट ऑफ चार्ज को बॉडी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये चार्ज क्वांटाइज्ड है कि नहीं। फाइन, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन, यहाँ पे इन वैल्यूज को बिठा देंगे। यहाँ से देखो एन को हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, है ना, एन इज इक्वल टू क्यू बाई। तो एन का वैल्यूज निकालने के लिए हमें Q का वैल्यू बिठाना होगा यहाँ पे। तो Q कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ओके, तो यहाँ पे जो E है, E क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो इसको कैलकुलेट करना आसान है, अभी कर लोगे आप लोग या मैं करा दूँ, है बोलो कर लोगे कि नहीं। ठीक है, मैं अभी करा देता हूँ। देखो ये जो कॉलम है दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे देखो आंसर क्या आएंगे, 8/16 1.6 इंटू 10⁻19 तो ऊपर जाएंगे ना, तो क्या होंगे -18 और ये 19 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आएंगे 8/1.6 इंटू 10⁻1 मतलब 10 बोल सकते हो, ठीक है। तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो 80/1.6। इसको जब कैलकुलेट करोगे, डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा। देखो यहाँ पे बहुत लोगों का दिक्कत होता है कि कैसे डिवाइड करें, मतलब डेसिमल तो है ना, तो इसको भी मैं सिखा देता हूँ, एक बार देख लो। ऊपर क्या करोगे आप, 10 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी 10 करोगे, है ना, अभी तो सही है। तो जब 10 मल्टीप्लाई किया, ऊपर कितना आ जाएंगे, 800 आ जाएंगे, है ना। तो नीचे कितना आ जाएंगे, नीचे आएंगे 16, क्योंकि डेसिमल 10 से हट जाएंगे, ठीक है। तो 800/16 कितना होता है, ओके 16 5 80, तो फिर यहाँ पे 0, तो आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। तो n का वैल्यू जो आया, n का वैल्यू कितना आया, 50 आया। तो मैंने क्या बोला था, अगर n का वैल्यू एक इंटेजर हुआ तो 50 तो इंटेजर है। तो n का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 40 50 60, तो इस तरह से कुछ n का वैल्यू आता है इंटेजर पे, तो हम लोग बोलेंगे कि ये चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। ओके, तो इसका मतलब बॉडी इतना अमाउंट ऑफ चार्ज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बोलो। तो बॉडी ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये चार्ज क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार कॉपी पेन लेके अच्छे से कर लो, सॉल्व कर लो, एकदम आराम से कर लो। ये समझ जाने के बाद आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं एक आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग कर लेना। तो क्वेश्चन ये है कि कैन है बॉडी एक्सेप्ट एन अमाउंट ऑफ चार्ज, तो अमाउंट को भी बदल देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट को मैंने इस बार बोला कि 7 इंटू 10⁻⁻20, ओके। तो इतना अमाउंट है, फाइन। तो क्या दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज बॉडी एक्सेप्ट कर पाएगा, ओके, उसे फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो जो एग्जाम्पल नंबर 1.2 एनसीईआरटी बुक का और 1.3 एग्जाम्पल नंबर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड।